हे गाइस, दिस इज़ रमन पांडे फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसी सुपर ट्रिक जिसको जानने के बाद आप किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकेंगे जस्ट विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। सो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें सो दैट यू कैन मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमेशा हम लोग किसी सेंट्रल एटम के अबाउट बताते हैं, या फिर कह लें तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किसी कंपाउंड का नहीं होता, बल्कि वो एक सेंट्रल एटम का होता है ऑफ दैट कंपाउंड। अब हम लोग के पास कई बार डाउट आता है कि किसी बड़े से कंपाउंड के फॉर्मूले में सेंट्रल एटम कैसे डिफाइन करें या कैसे डिसाइड करें। तो वो एटम जो कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स बनाता हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ कंपाउंड इज़ अ सेंट्रल एटम। मतलब वो एटम जो कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स बना रहा हो उस कंपाउंड में, उसे हम लोग सेंट्रल एटम कहते हैं। अब कई बार इसमें भी दिक्कतें आती हैं। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने हैं तो हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, शेप पता होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं तो हमें ये सब गिवन नहीं रहता। तो अगर हमें सेंट्रल एटम डिसाइड करना है तो एक सिंपल सी ट्रिक है कि वो एलिमेंट जिसके सबसे कम एटम्स होते हैं उस कंपाउंड में, उसे हम लोग सेंट्रल एटम कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं। तो इस एग्जांपल में सल्फर के केवल एक एटम है और ऑक्सीजन के 4। तो हमारा सेंट्रल एटम क्या होगा? हमारा सेंट्रल एटम होगा सल्फर। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें CO2 का, तो इस केस में कार्बन केवल एक है, ऑक्सीजन 2, तो हमारा सेंट्रल एटम होगा कार्बन। सिमिलरली इस एग्जांपल में हमारा जेनन सेंट्रल एटम होगा और यहाँ पर आयोडीन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम को डिसाइड कर सकते हैं। अब हम लोग की सुपर ट्रिक की बारी आती है। सुपर ट्रिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है। इसमें हमें सबसे पहले फाइंड करना रहता है इफेक्टिव चार्ज। तो इफेक्टिव चार्ज को फाइंड करने के लिए वी यूज़ अ सिंपल फॉर्मूला, हाफ टाइम्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। अब अगर हम इस फॉर्मूले को समझें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब अगर कोई कंपाउंड गिवन है, मान लेते हैं हमारे पास गिवन है सल्फेट SO4 2-। सो इस केस में हम लोगों ने देखा था कि सल्फर हमारा सेंट्रल एटम होता है। सो अब सल्फर सेंट्रल एटम है तो इसके पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इस कंपाउंड के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है। तो हाँ, यहाँ पर -2 नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे 2। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे 2। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन अगर हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल लेते जहाँ पे हमारे पास जैसे NH4+ होता, तो इस केस में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे -1 करते। उसके बाद हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। अब नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स हम लोग कैसे देखेंगे? तो मोनोवेलेंट एटम्स वो एटम्स होते हैं जिनकी वैलेंसी होती है 1। तो इसके कॉमन एग्जांपल्स होते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन टाइप। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा सेंट्रल एटम भी एक मोनोवेलेंट एटम हो, मतलब कि इनमें से कोई एक एटम हमारा सेंट्रल एटम के तौर पे हो, तो उस केस में हम लोग नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स काउंट करते वक्त उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल में देखें IF7, तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल एटम है आयोडीन। सो आयोडीन एक मोनोवेलेंट एटम होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये एक सेंट्रल एटम है, तो जब हम लोग इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना होगा तो हम आयोडीन को काउंट नहीं करेंगे, हम लोग केवल 7 फ्लोरीन एटम्स को काउंट करेंगे और यहाँ पर 7 पुट करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब ये इफेक्टिव चार्ज से हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे बता सकते हैं। सो अगर हम लोग को ये टेबल याद रहती है तो हम लोग सिंपली हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर लेंगे। अगर P की वैल्यू 2 होती है तो उस केस में हमारे हाइब्रिडाइजेशन होगी SP।
अब हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे 2 है मतलब 2 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तो एक s और एक p। अगर हमारी p की वैल्यू 3 हो तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, 3 ऑर्बिटल्स। 4 होने पर sp3। 5 होने पर, क्योंकि हमारे पास p से p केवल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, तो अब हम लोग के पास आ जाएगा d, तो एक s, एक 3p और एक d। 6 होने पर sp3 d2, 7 होने पर sp3 d3। सो हम लोग p की वैल्यूज से हाइब्रिडाइजेशन को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। 7 के आगे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास 8p हो तो उस केस में हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 d4। लेकिन यहाँ तक आता नहीं है, हम लोग का केवल 7 तक ही काम आएगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपका ये सुपर ट्रिक क्लियर हो जाए एकदम, और आपको पता चल जाए कि हम लोग कितने सिंपली और कितने फास्ट तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे सल्फेट का। तो सल्फेट में हम लोग को पता है कि सेंट्रल एटम है सल्फर। तो अगर हम P की वैल्यू फाइंड करें तो P हमारा होगा हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन फैमिली का एटम है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6। फिर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो 2 नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करेंगे हम लोग 2। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो हम लोग माइनस में 0 लेंगे। और यहाँ पर कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है, ऑक्सीजन एक डाईवेलेंट एटम होता है, तो प्लस में 0 लेंगे। तो हमारे पास आया 6 + 2 8/2 इक्वल टू 4। अब 4 से हम लोग को मिलता है sp3, सो ये हो गया sp3। सो अगर हम कहें कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन सल्फेट में कितनी होती है, तो वो होती है sp3। देखिए कितने सिंपली तरीके से हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम अमोनिया का एग्जांपल लें तो इस केस में नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है, तो P की वैल्यू फाइंड करें अगर, तो P होगा हाफ टाइम्स नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, तो 5 प्लस यहाँ पर कोई भी नेगेटिव या कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो +0 - 0। यहाँ पर 3 मोनोवेलेंट एटम्स हैं हाइड्रोजन, तो +3। तो टोटल हो गया 8/2 इक्वल टू 4। सो ये भी हमारा हो जाएगा sp3। सिमिलरली अगर हम लोग एक अच्छे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे HCF4 हमारा थोड़ा और डिफिकल्ट कंपाउंड है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारा होगा जेनन, क्योंकि ये केवल एक है और यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, तो सबसे कम कितने हैं, जेनन। तो जेनन हमारा सेंट्रल एटम है। तो अगर हम P की वैल्यू फाइंड करें तो P हमारा होगा 1/2 इंटू जेनन, क्योंकि एक इनर्ट गैस होता है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8। तो 8, कोई चार्ज नहीं है तो +0 - 0, और यहाँ पे 4 मोनोवेलेंट फ्लोरीन है तो +4। तो 8 + 4 12/2 इक्वल हो जाएगा 6 के। जब 6 होगा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, तो ये हो गया sp3d2। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कार्बोनेट का एग्जांपल, सो कार्बोनेट के एग्जांपल में हमारा सेंट्रल एटम है कार्बन। तो P की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो P आएगा हाफ इंटू, यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 4। नेगेटिव चार्ज हमारा है 2, तो +2। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं तो -0, और कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है तो +0। तो हमारा यहाँ पे आया 6/2 जो कि हुआ 3, तो ये हो जाएगा sp2। कितना सिंपल है, इस मेथड को फॉलो करके हम लोग किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर पा रहे हैं। अब अगर एक और मुश्किल कंपाउंड लें जैसे HCO2F2, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम डिसाइड करना बहुत ही सिंपल है यूजिंग द ट्रिक। सो अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे कम एटम्स हैं जेनन के, तो ये हमारा सेंट्रल एटम होगा। P होगा हाफ इंटू, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है तो यहाँ पे आएंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, प्लस क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो टोटल 0 -0। फिर यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं, तो ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन है 2 फ्लोरीन है। ऑक्सीजन हमारा डाईवेलेंट होता है, मतलब उसकी वैलेंसी 2 होती है। फ्लोरीन हमारा मोनोवेलेंट होता है तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स हैं 2, तो +2।
तो 8 + 2 10, तो 10/2 हमारा हो जाएगा 5। 5 मतलब हुआ sp3d। ठीक, अब हम लोग एक और एग्जांपल लें ClO3- का। तो इस केस में हमारा सेंट्रल एटम क्या होगा? तो सेंट्रल एटम हमारा वो एटम होता है जो कि सबसे कम पाया जाए। तो क्लोरीन हमारा सेंट्रल एटम है। तो P का अगर हम लोग फाइंड करें P, तो P होगा 1/2 इंटू क्लोरीन का वैलेंसी कितनी होती है 7, तो 7। यहाँ पर चार्ज कितना है नेगेटिव, तो +1 -0 क्योंकि कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स काउंट करें तो हम लोगों ने देखा था कि क्लोरीन एक मोनोवेलेंट एटम होता है। लेकिन मैंने बताया था कि अगर हमारा मोनोवेलेंट एटम ही सेंट्रल एटम हो तो हम उसे काउंट नहीं करते। तो इस एग्जांपल में हमारा मोनोवेलेंट क्लोरीन जो है वो एक सेंट्रल एटम है, तो हम लोग इसे काउंट नहीं करेंगे। तो बाकी बचे कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं? कोई भी मोनोवेलेंट एटम नहीं बचा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे +0। तो आया 8/2 विच इज इक्वल टू 4। सो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब अगर हम लोग सेम एक और एग्जांपल लें IF7 का, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है आयोडीन। सो P की वैल्यू लिखें अगर, तो 1/2 इंटू इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, प्लस यहाँ पर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो +0 -0। फिर यहाँ पर मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं? यहाँ पर 7 मोनोवेलेंट एटम्स हैं, क्योंकि हम लोग आयोडीन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो +7, तो यहाँ पर 7 + 7 14/2 करेंगे, तो 14/2 होता है 7। तो ये हो गया sp3d3। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जा करके इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।